हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है कंसिडरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट वीडियो के अंदर हमने कंसिडरेशन भी एक चीज़ करी थी। किसके अंदर करी थी? इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब उसके अंदर वैलिड कंसिडरेशन होगी, तब उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकंड चीज़ है कंसिडरेशन। क्या मतलब कंसिडरेशन नॉर्मली हम किसे कहते हैं? कंसिडरेशन मतलब कि लेन देन किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वैल्यू जो हम दे रहे हैं टू द प्रोमिसी, वैल्यू रिसीव्ड बाय अ प्रोमिसर फ्रॉम अ प्रोमिसी। थर्ड है क्विड प्रो क्वो। इसका मतलब क्या है? ये एक फ्रेज़ है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज़ होता है टू डिस्क्राइब समथिंग इन रिटर्न। और कंसिडरेशन हम किसे कह सकते हैं कि एक पर्सन को तो बेनिफिट हो रहा हो और एक पर्सन को डेट्रीमेंट हो रहा हो, यानी कि लॉस हो रहा हो। मतलब कि कंसिडरेशन, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैं किसी चीज़ को लेने के लिए जो पैसे पे कर रहा हूं वो क्या है? वो कंसिडरेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, तो वो मेरे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। बेनिफिट यानी कि जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो मेरे लिए बेनिफिट होगा, और जो मेरे से जा रही है वो क्या होगा? वो होगा मेरे लिए लॉस। तो इट्स काइंड ऑफ अ डेबिट क्रेडिट्स वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी के अंदर बताया गया है कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो अब हम उसे जानेंगे। ये सेक्शन वाली जो बातें हैं ये बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन वाइज लिखोगे अपना आंसर, अपनी डेफिनेशन, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं टू गिव मार्क्स। टीचर को अट्रैक्ट करेगी वो। ठीक है, तो आप अगर बीकॉम में हो तो सेक्शन के ज़रूर मेंशन किया करो वाइल राइटिंग द डेफिनेशन। और अगर एमकॉम में हो तो नॉर्मली समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, तो इट डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर के डिज़ायर से शुरू होती है ये चीज़ें। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, हर एक यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, समझना, ध्यान से पढ़ना। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन विच मीन्स अ थर्ड पर्सन हैज़ डन, मतलब कर चुका है वो, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग मतलब रोक चुका है वो करने से, और डज और एब्सटेन मतलब करता है वो, फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस मतलब कि वो करेगा। प्रोमिसेस मतलब इसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज़ आ गई है। ठीक है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। टू डू मतलब कि करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी कि एब्सटीनेंस मतलब रोकना। ठीक है, और करने के लिए होएगा जिसे हम कहते हैं एक्ट। और प्रोमिस मतलब फ्यूचर में, इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब कि एक डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर से ये चीज़ें शुरू होती हैं। और कौन करता है? प्रोमिसी करता है। प्रोमिसी किसे कहेंगे? प्रोमिसर तो होता है एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है ऑफ़र को, तो प्रोमिसी कहेंगे हम ऑफरर को। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ये डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर से शुरू होता है, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर से। और इसे कौन करता है? प्रोमिसी करता है। ठीक है, इसके अंदर अदर पर्सन भी इंक्लूड है, ये आप याद रखना। एंड इसके अंदर पास्ट से रिलेटेड एक्ट होते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, और प्रोमिसेस विच मीन्स फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब इसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड एक्ट या एब्सटीनेंस किए जाते हैं। ऑलराइट, इसे कहते हैं कंसिडरेशन। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन के इसेंशियल्स क्या होंगे। सबसे पहला इसेंशियल जो है, मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कि एक्सेप्टर के डिज़ायर से मूव करता है कंसिडरेशन। मतलब कि जैसे कि हमने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे कोई ना कोई कंसिडरेशन हुआ जिसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशंस आई, जिसकी वजह से हम वो कंसिडरेशन और एग्रीमेंट को हम क्या बना सकते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी। प्रोमिसी यानी कि हमारा जो ऑफरर है वो क्या कर रहा है, उसी से तो सब कुछ शुरू हो रहा है। वो ऑफ़र जब तक नहीं करेगा तब तक हम कैसे कंसिडरेशन कोई बना लेंगे? तो कंसिडरेशन वहाँ से शुरू होगी, प्रोमिसी से, ऑफरर से। और एनी अदर पर्सन जिसको उसने इट्स काइंड ऑफ अ थर्ड पर्सन, जो कि आगे आगे जाके हम जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी एक्सेप्शंस में।
थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, इट मे बी एन एक्ट। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वो एक्ट है या फिर एब्सटीनेंस भी हो सकता है और रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकता है, जो कि वो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ये हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक एक्ट है, एब्सटीनेंस है और रिटर्न प्रॉमिस है। एक्ट यानी कि एक्ट करेगा कुछ वो तभी उसको कंसिडरेशन मिलेगा, एब्सटीनेंस यानी कि कुछ वो एक्ट को रोकेगा तभी उसको कंसिडरेशन मिलेगा, या फिर रिटर्न प्रॉमिस, प्रॉमिस करता है कंसिडरेशन को देने के लिए इन फ्यूचर। फोर्थ पॉइंट है इट मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये चीज़ वही है, सेम पॉइंट। अगला पॉइंट है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका क्या मतलब है नॉट बी एडिक्वेट? इसका मतलब है कि इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ है, मतलब कि इनएडिक्वेट हुआ भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर वो हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अगर मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूँ तो इनएडिक्वेसी विल नॉट मैटर वेयर द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ फ्रीली गिवन। मतलब इनएडिक्वेसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं कोई भी ऑफ़र कर रहा हूँ उसके लिए कंसिडरेशन कम ना हो ज़्यादा ना हो, वो यहाँ पे इनएडिक्वेसी का मतलब है। जैसे कि वेयर कंसेंट इज़ नॉट, मतलब जहाँ पे कंसेंट दिया जा चुका है कि मेरे को चलो इस काम के लिए 2000 रुपये मिलेंगे, तो वो अब वहाँ पे कंसेंट हो चुका है एक एक्सेप्टर का कि मैं 2000 रुपये ले लूँगा, कोई बात नहीं, अगर वो काम बड़ा भी क्यों ना हो। तो ये यहाँ पे एडिक्वेसी को बताता है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इट मस्ट बी रियल। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो वो एक्ट होगा या फिर जो एब्सटिनेंस होगा वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए या फिर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, तभी हमें कंसिडरेशन मिलेगी, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगी। इट मस्ट बी लॉफुल, मतलब कि कोई भी इलीगल चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी किसी को भी फिज़िकल हार्म के लिए कोई भी कंसिडरेशन देना हो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, या फिर किसी फ्रॉड के लिए। तो ठीक है, ये लॉफुल वाली चीज़ें होती हैं। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये एक जनरल रूल बन जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हमने पढ़ा फर्स्ट वीडियो के अंदर कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, उसके अंदर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ अ जनरल रूल बन गया। अब इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे, मतलब जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन, जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो बट वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो ये कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, इसे करना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल्सो एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये सेक्शन 25 बताता है, सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका क्या मतलब है नेचुरल लव एंड अफेक्शन? देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ए प्रोमिसेस विदाउट कंसिडरेशन टू गिव बी 100 रुपये, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक तो विदाउट कंसिडरेशन चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल केस है ये, तो यहाँ पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मतलब वॉइड एग्रीमेंट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बी 1000 रुपीज़, ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कि वो अपने बेटे को बी को 1000 रुपये देगा, और ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट। जब ये एग्रीमेंट होगा तो वो रिटर्न में होगा, और अगर वो रिटर्न में हो गया तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था एक फर्स्ट रूल हमारा, फर्स्ट एक्सेप्शन। अगर वो राइटिंग के अंदर नहीं होगा तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है कोई, मतलब वो बी से कुछ मांग भी नहीं रहा, तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ईजाद कर रहा है, विच मीन्स इन राइटिंग वो राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। वॉलेंट्री सर्विसेज क्या है, क्या होती हैं, वो होती हैं जो अपनी इच्छा से की गई हो, दी गई हो, ठीक है। अब उसको कंपनसेट करने का एग्रीमेंट, इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व ना होगी, नहीं होगी, तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन सकता है, ठीक है। जैसे कि ए सेव्ड बीज हाउस, ठीक है, ए सेव्ड बीज हाउस फ्रॉम फायर एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ।
ए ने सेव किया बी का हाउस फ्रॉम फायर एट रिस्क ऑफ हिज लाइफ। बी प्रोमिसेस, बी ने प्रोमिस किया 10,000 रुपये एज अ रिवॉर्ड वो देगा ए को फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसने बी के हाउस को बचाया और बी ने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये भी एक एक्सेप्शंस है ऑफ दिस रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन किस चीज़ की, बी ने कुछ किया थोड़ा ना था पहले, मतलब बी ने ए ने कुछ नहीं लिया लेकिन वो 10,000 रुपये दे रहा है बी को। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। अब हम प्रोमिस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेट। टाइम बेयर्ड डेट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। ये एक डेट है विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। इसके अंदर 3 साल तक अनपेड या फिर अनक्लेम्ड रहा हो डेट, तो वो इस लिमिटेशन एक्ट से क्या बन जाता है, वो बेयर्ड डेट कहलाता है। ऑलराइट, तो ये डेट हमें पता चलेगा कि क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है, प्रोमिस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ए ओज बी 1000 बट द डेट इज़ बेयर्ड बाय लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, 1000 रुपये थे, 3 साल तक नहीं दिए या फिर नहीं लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, ए साइंस अ रिटन प्रोमिस, ए ने साइन किया रिटन प्रोमिस। याद रखना यहाँ पे रिटन इज़ वेरी नेसेसरी, अगर रिटर्न नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। तो रिटर्न प्रोमिस साइन किया टू पे बी 500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेट, दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, सो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। अब नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो गिफ्ट दिया जा चुका है, तो अगर वो गिफ्ट दिया जा चुका है उसके बाद अगर वो क्लेम कर रहा है गिफ्ट को वापस लेने के लिए, तो और क्लेम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कि यूँ बोल रहा है कि कंसिडरेशन, कि देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, तो मेरा गिफ्ट वापस करो, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो ये चीज़ गलत होगी कंप्लीटेड गिफ्ट्स की वापसी की चीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सेक्शन 185 है, ये एक चैप्टर के अंदर आएगा आगे जाके, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ कि क्या है। यह है कि सेक्शन 185 provides that no consideration is required to create a agency। एजेंसी को बनाने के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर है। यानी कि अगर कोई भी बंदा एजेंट होना चाहता है किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, मतलब यानी कि एजेंट जो होगा वो थर्ड पार्टी होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू दिस रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के रूल का। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। यानी कि अगर एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एक्स ओज वाई 10,000, वाई कुडेंट एबल टू रीपे द रिक्वेस्ट, ठीक है, वाई पे नहीं कर पाया 10,000 रुपये एंड रिक्वेस्ट करता है वो एक्स को कि वो 2 महीने के लिए पीरियड एक्सटेंड कर दे। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, 2 महीने के लिए पीरियड वो एक्सटेंड कर दिया, तो देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ये उसने ऑफ़र किया था कि बढ़ा दो मेरा टाइम, तो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं थी, पर फिर भी वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। अब अगले पे आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। कॉन्ट्री लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। अब एक केस लॉ हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जो कि है केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक है, ये आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर इसके अंदर मेंशन करिएगा अगर आया ये क्वेश्चन तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि गौरी मोहम्मद ने प्रोमिस किया था केदारनाथ को कि ही विल गिव 100 रुपीज़, ये 1886 की बात है, गिव 100 रुपीज़ एज डोनेशन। ठीक है, डोनेशन के लिए देगा वो 100 रुपीज़ एज डोनेशन देगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हॉल एट हावड़ा। ठीक है, हावड़ा सिटी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हॉल, कंस्ट्रक्शन तो हो गया, उसके बाद जीएम ने, मतलब कि गौरी मोहम्मद ने रिफ्यूज़ कर दिया टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट। तो क्या हुआ, तो गौरी मोहम्मद वॉज लाइबल टू पे, मतलब वो
कोर्ट ने बोला कि आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़, क्योंकि आपकी एक लाइबिलिटी इंकर्ड हो गई थी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि आप टाउन हॉल बनते ही क्या करोगे, 100 एज अ डोनेशन दोगे। तो वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी एंड द प्रोमिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोमिस मेक्स कमिटमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। देन द प्रोमिसर शैल बी हेल्ड लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड। तो ये था वो केस लो। अब नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी कोई भी कंसिडरेशन, जहाँ पे हम गारंटी देते हैं वहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। लास्ट है ग्रेटिजियस बेलमेंट। तो ये क्या है, यहाँ पे भी कोई भी कंसिडरेशन वैलिड रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन 148 का चैप्टर। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ए लैंड्स अ बुक टू हिज फ्रेंड बी एंड नो कंसिडरेशन पासिस बिटवीन ए एंड बी। तो ए यहाँ पे कौन है, बेलर है, जो कि लैंड कर रहा है बुक टू हिज फ्रेंड बी। बी कौन है, बेली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है बेलमेंट का। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल था जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी करेंगे।